नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HAMSR। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और वो है कि बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु यानी कि एनारोब और फैकल्टेटिव ग्रुप। ये एरोब का भी होता है और एनारोब का भी होता है, यानी कि हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु का भी होता है और बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु में भी होता है। तो इन सूक्ष्म जीवाणुओं की जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की अक्षमता हवा वाले सूक्ष्म जीवाणुओं से ज्यादा क्यों होती है? देखिए, जो ये फैकल्टेटिव ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि मान लो हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। इसका मतलब ये है कि जैसे उदाहरण के तौर पे क्लोस्ट्रीडियम सूक्ष्म जीवाणु है जो पानी के अंदर जैसे धान की फसल होती है उसमें नाइट्रोजन फिक्स करता है, और अगर इसमें फैकल्टेटिव ग्रुप भी है तो इसका मतलब ये है कि ये पानी के बिना भी, यानी कि अगर उसमें हवा की प्रेजेंस भी आ जाती है तो उसमें भी ये काम करता रहता है। इसी तरह से फैकल्टेटिव एरोब होता है, जो हवा वाले जीवाणु होते हैं उसमें भी फैकल्टेटिव ग्रुप होता है। इसका मतलब यह है कि वो सूक्ष्म जीवाणु हवा में तो काम करते ही करते हैं, लेकिन अगर बिना हवा का माहौल भी उन्हें मिले तो उसमें भी वो काम करते रहते हैं। आमतौर पे जितने भी हवा वाले और बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं वो फैकल्टेटिव भी होते हैं। क्यों होते हैं? कि जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं हमारी मिट्टी में, जमीनों में, उनको यहां तक आने में, अपने आप को जिंदा रखने में लाखों साल लगे हैं और करोड़ों साल लगे हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति लगभग 350 करोड़ साल पहले जमीन में हो गई थी। तो ये जो सूक्ष्म जीवाणु है ये बहुत ही एबनॉर्मल परिस्थितियों में, यानी कि जो परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं थी, क्योंकि बीच में हजारों साल के, लाखों साल के ऐसे युग आए हैं जिसमें बर्फ ही बर्फ हो गई, जिसमें लावे ही लावे फूटे, वोल्केनो हुए आए और पाषाण युग का उसमें जन्म हुआ। तो उसमें भी ये एक एबनॉर्मल, यानी कि जो परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं थी उसमें भी ये अपने आप को जिंदा रखने में कामयाब हो पाए हैं और यहां तक पहुंचे हैं। यानी कि इनमें एक अक्षमता होती है ज्यादातर जो सूक्ष्म जीवाणुओं में, कि अगर इनको दूसरी परिस्थिति मिलती है, जैसे कम तापमान मिलता है या ज्यादा तापमान मिलता है, तो उसमें भी ये सक्षम होते हैं स्वयं को जिंदा रखने में, और अपने जो शरीर के ऊपर, सेल के ऊपर वो एक सिस्ट डेवलप कर देते हैं जो डोरमेंट अवस्था में लंबे टाइम तक पड़ी रह सकती है, और जब भी इनको अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये दोबारा से फिर एक्टिविटी में आ जाते हैं और मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। तो ये एक रिसर्चेबल इश्यू हो सकता है, क्योंकि हमारा जो टोटल फोकस है, वो जो साइंस का टोटल फोकस है संसार के स्तर पर, वो एरोबिक सिस्टम के ऊपर है, यानी कि हवा वाली फसलें या हवा वाले सूक्ष्म जीवाणुओं के ऊपर ज्यादा फोकस है। हमारी जो स्टडीज हैं वो भी ज्यादा एरोब्स के ऊपर ही हैं, क्योंकि एक धान की फसल मुख्य रूप से ऐसी है जो एनारोबिक सिस्टम में भी काम करती है, वरना लगभग सभी फसलें एक एरोबिक सिस्टम में काम करती हैं और उसमें एरोब्स के ऊपर ज्यादा एक्टिविटी रहती है और इन्हीं के ऊपर ज्यादा काम किया गया है। तो जैसे आप देखेंगे कि जो हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनमें मुख्य रूप से जैसे राइजोबियम है जो दालों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, अजोटोबैक्टर है, अजोस्फिरिलम है, एसेटोबैक्टर हर्बेस्फिरिलम, बीजरैंकिया, इनमें जितने भी एरोब्स हैं, ये जितने इनमें ये स्टडी में ये पाया गया है कि ये लगभग 30 से 100 किलो नाइट्रोजन जमीन में या पौधों की जड़ों के ऊपर फिक्स कर सकते हैं। अगर सिम्बियोटिक हैं तो पौधों की जड़ों के ऊपर फिक्स करते हैं, अगर नॉन सिम्बियोटिक हैं तो ये जो राइजोस्फीयर होता है, पौधों की जड़ों के आसपास का जो वातावरण होता है, मिट्टी होती है, उसमें भी ये नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं। तो इनमें ये पाया गया है कि आमतौर पे ये 30 किलो से 100 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक फिक्स कर सकते हैं।
कुछ सूक्ष्म जीवाणु कुछ परिस्थितियों में ऐसा पाया गया है कि 150 किलो नाइट्रोजन तक भी फिक्स कर सकते हैं। ये सभी एरोबिक सूक्ष्म जीवाणु हैं, हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं, और इनके अंदर भी लगभग फैकल्टेटिव ग्रुप काम करता है। अब मैं बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु का आपको उदाहरण देता हूं कि ये कितनी नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। उदाहरण के तौर पे क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम होता है, या क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसी होती हैं, ये एनएरोब होती हैं और इनमें भी फैकल्टेटिव एनएरोब का गुण होता है। तो ये जब इसको धान जैसी अवस्थाएं प्रोवाइड की गई, यानी कि बिना हवा का वातावरण इनको दिया गया और 5 से 20% तक इनको फूड दिया गया, भोजन दिया गया, किस तरह से, जैसे फसल के अवशेष इनको दिए गए, प्रोवाइड किए गए फूड के तौर पे, भोजन के तौर पे, और 5 से 20% तक जब इनको भोजन प्रोवाइड किया गया, दिया गया, तो इन्होंने अकेले इस क्लोस्ट्रीडियम ने 500 से 1000 किलो तक नाइट्रोजन फिक्स करी। अब आप देखिए, जो ये बिना हवा वाला सूक्ष्म जीवाणु है इतनी ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स कर देता है, लेकिन इनके लिए हमें फूड का प्रबंध करना पड़ता है। जैसे धान की फसल है, उसमें हमें हरी खाद का प्रबंध करना पड़ता है, या दालों का बीच में एक इंटरक्रॉपिंग का प्रबंध करना पड़ता है, या हरी खाद के रूप में दाल या ढैंचे की फसल लेनी पड़ती है, और या अवशेष जो भूमि में बच जाते हैं उनको फूड के तौर पे इस्तेमाल करना होता है, जिनके द्वारा ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये बताइए मुझे कि जो क्लोस्ट्रीडियम नाइट्रोजन फिक्स की है इसने, ये रिसर्च पेपर के मैं स्टडीज बता रहा हूँ आपको, लिटरेचर के रिजल्ट बता रहा हूँ कि 500 से 1000 किलो तक नाइट्रोजन फिक्स जो करते हैं, तो कौन सी ऐसी फसल है जिसकी नाइट्रोजन की जरूरत इतनी ज्यादा है। मुख्य तौर पे आपकी जैसे एग्जॉस्टिव फसल है जो ज्यादा पोषक तत्व लेती हैं, उदाहरण के तौर पे धान है, गेहूं है, मक्का, ज्वार, गन्ना, ये फसलें ऐसी हैं जो ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती हैं, तो जरूरत पड़ती है, और वो भी इनकी भी जो जरूरत है वो लगभग 150 किलो नाइट्रोजन तक प्रति हेक्टेयर तक इनकी रिकमेंडेशन रहती है। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि सूक्ष्म जीवाणु ऐसे भी हैं जो 500 से 1000 किलो नाइट्रोजन तक भी फिक्स कर देते हैं, तो इसलिए ये जो एनएरोबिक सिस्टम है, इसमें जो सूक्ष्म जीवाणु है, इनका हमें कॉम्बिनेशन एरोबिक सिस्टम के साथ, या जो फैकल्टेटिव ग्रुप हैं उनका कंट्रीब्यूशन या सहयोग हमें जब तक नहीं बढ़ाएंगे हम, तो तब तक जो मिट्टी का जैविक कार्बन के ऊपर एक कैप आ गई है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, उत्पादकता के ऊपर जो कैप आ गई है, उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो अब इसमें मैं इनका कंट्रीब्यूशन जैसे यहां बताया, मैं और भी उदाहरण देता हूं आपको कि जैसे आप कंपोस्ट तैयार करते हैं। कंपोस्ट में 3-4 मेथड हैं, उनमें एक इंडोर मेथड है। ये मेथड ऐसा है कि इसमें कंपोस्ट हवा वाले सूक्ष्म जीवाणुओं का सहयोग लिया जाता है। लेकिन जो बेंगलोर और कोयम्बटूर की विधि है कंपोस्ट तैयार करने की, ये एनएरोबिक सिस्टम है, यानी कि इसमें बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, क्योंकि इन दो तरीकों में ऊपर से जब गड्ढे में हम डालते हैं गोबर की खाद या अवशेष वगैरह डालते हैं, तो ऊपर से लीप देते हैं ताकि उसमें हवा अंदर ना जाए, यानी कि बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु या फैकल्टेटिव ग्रुप है जो उनका, वो इसमें काम करता है। फैकल्टेटिव ग्रुप दोनों का ही काम करता है इसमें। तो इसमें आप देखेंगे जो इंडोर मेथड है जिसमें हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु काम करते हैं, और जो बेंगलोर और कोयम्बटूर मेथड है, इन दोनों में ही बिना हवा वाले या फैकल्टेटिव ग्रुप इसमें काम करता है। तो आप पाते हैं कि जो इनमें पोषक तत्वों की मात्रा होती है, जो डेवलपमेंट होती है, इनका कंटेंट होता है, इनके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, तो इसमें जो बेंगलोर या कोयम्बटूर मेथड होता है, यानी कि बिना हवा वाला या फैकल्टेटिव ग्रुप जब काम करता है, तो इसमें 2 से 4 गुना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा ज्यादा होती है। यानी कि जब हम ऊपर से लीप देते हैं, हवा का बंद कर देते हैं सिस्टम, और एनएरोबिक सिस्टम या फैकल्टेटिव ग्रुप को एक्टिव करते हैं, तो उसमें जो पोषक तत्वों की जो लॉस है वो भी कम हो जाता है, और जो कार्बन और नाइट्रोजन का सिक्वेस्ट्रेशन है, जो घूम जाता है, वहीं साइकिल बन जाता है, इनमें वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा होती है। अब तीसरा मैं उदाहरण दूंगा आपको कि आप एक एक्सपेरिमेंट करें अपने खेत पे। जैसे अब कई स्थानों पे, जैसे राजस्थान का एरिया है, रेवाड़ी का या राजस्थान के साथ लगता एरिया है, या यहाँ भी कुरुक्षेत्र या करनाल जो इरिगेटेड एरिया है, कुछ किसान प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करने लग गए हैं, उसमें ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं। तो उसमें अब प्राकृतिक खेती में सलाह देते हैं कि ड्रिप इरिगेशन के साथ आप जीवामृत का प्रयोग करें,
उसमें आप जो ऊपर की सतह है वो लंबे टाइम तक भुरभुरी रहेगी, सख्त नहीं होगी, और उसमें एक बार वो प्लास्टिक मल्चिंग डालने के बाद आप 3 से 4 फसलें आराम से ले सकते हैं विदाउट प्लोइंग, और उसमें खरपतवार का खर्चा भी बढ़ जाएगा, आपको जुताई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसमें आपका खरपतवार के साथ साथ पानी की बचत होगी। और इसमें जो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर, वो ये बताना चाहता हूं कि आप प्लास्टिक की जो मल्च है, शीट है, उससे जमीन को ढक दें, और उसमें ड्रिप इरिगेशन जैसे लगी हुई होती है तो उसमें आप फसल की बिजाई करें। दूसरी जो जमीन है वो खुली छोड़ें, उसमें भी बिजाई करें आप। जब वो फसल का ड्यूरेशन पूरा हो जाता है, उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटाई हो जाती है, तो उसके बाद क्या करें, उस पॉलीथीन शीट को आप उठा दें और उसके नीचे 1 फुट 1.25 फुट तक जमीन को काटें, जमीन को खोदें 1 फुट से 1.25 फुट तक, 1.5 फुट तक। उस जमीन को भी खोद दें जहां पर आपने प्लास्टिक मल्च डाली थी, और उसमें ड्रिप इरिगेशन या जीवामृत का सिस्टम बनाया था। और दूसरा सिस्टम जिसमें आपने प्लास्टिक मल्च नहीं डाली थी, खुले में फसल की बिजाई की थी, तो जब आप काटेंगे तो उसका 1 से 1.25 फुट के नीचे जो फसल का, यानी कि रूट जोन के साथ साथ, रूट जोन में भी देखेंगे आप, जो राइजोस्फीयर है उसमें भी देखेंगे, और 1 से 1.25 फुट तक आप देखेंगे कि जमीन का कलर बदल जाता है। जहां भी प्लास्टिक मल्च थी उसके नीचे जो आपने खुदाई की है उसमें जमीन का रंग काला मिलता है, और जो खुले में फसल ली गई थी जिसके ऊपर मल्च नहीं थी, उसकी जब आप कटाई करेंगे, उसकी खुदाई करेंगे, तो उसकी जमीन का जो मिट्टी का रंग है वो काला नहीं होता, वो पीलकपन पे होता है। इसका मतलब ये क्या है कि जो सॉइल कलर है, जो मिट्टी का रंग है, ये आपकी जमीन की ताकत को बताता है, इसमें पोषक तत्वों की ताकत को बताता है, इसमें जैविक कार्बन और नाइट्रोजन के जो आपके जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा को इंडिकेट करता है ये। तो इसमें जब ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जो भौतिक गुण होता है जमीन का, तो जमीन का रंग भी उसका एक क्राइटेरिया है कि जब जमीन का रंग कालेपन पे होता है, भूरे रंग पे होता है, तो उसकी जो भौतिक स्थिति है, भौतिक हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ है, वो अच्छा माना जाता है। और जो जमीन ज्यादा काले रंग पे होती है और जिसमें ज्यादा भुरभुरी होती है, जिसमें ज्यादा दाने से बनते दानेदार होती है, उस जमीन को सबसे अच्छी जमीन माना जाता है। तो इससे आपको क्या लगेगा कि जहां आपने प्लास्टिक मल्च थी उसके नीचे खुदाई की है, तो प्लास्टिक मल्च के नीचे जो हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं वो कम होते हैं, वो वहीं तक रहते हैं जहां तक आपने फसल की बिजाई करी है, या प्लास्टिक मल्च के अंदर सुराख है और सुराख के अंदर आपने फसल की बिजाई करी है, तो उसमें हवा वाले जीवाणु आपके जहां फसल की बिजाई करी है उसके चारों तरफ ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जहां वो प्लास्टिक मल्च दूसरी जगह ढकी गई है, तो उसके अंदर जो बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं, या जो फैकल्टेटिव ग्रुप है, जो दोनों अवस्थाओं में मल्टीप्लाई करता है, तो वो सूक्ष्म जीवाणु ज्यादा रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सूक्ष्म जीवाणुओं का बढ़ने का मतलब क्या है कि उसमें आपका जैविक कार्बन और नाइट्रोजन दोनों बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, चाहे वो हवा वाले हैं चाहे वो बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनका जो शरीर होता है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट भी होता है, उसमें प्रोटीन कंटेंट भी होता है। उनकी जो सेल वॉल होती है, जैसे आर्किया ग्रुप होता है, उसकी जो सेल वॉल होती है, ये सूक्ष्म जीवाणु का एक ग्रुप है आर्किया, उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेंस होते हैं, यानी कि प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनकी जो सेल वॉल है उसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है, यानी कि वो एग्रीगेशन में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो भी आपकी एरोबिक फसलें हैं, एरोबिक फसलों में 95%, क्या मैं तो कहूंगा 100% सूक्ष्म जीवाणु ऐसे हैं जो ग्राम नेगेटिव हैं। और ग्राम नेगेटिव का मतलब ये है कि उनकी जो सेल वॉल है उसमें लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और जो लिपिड आ जाता है आपका, जैसे केंचुआ होता है, केंचुए का शरीर भी चिकना होता है, उसमें भी लिपिड कंटेंट होता है। जहां भी लिपिड आ जाता है तो जमीन का जो भुरभुरापन है, उसका जो कालापन है वो बढ़ जाता है, यानी कि जमीन की ताकत उसमें बढ़ जाती है। तो सूक्ष्म जीवाणु कोई भी बढ़ते हैं आपकी जमीन में, चाहे हवा वाले हैं चाहे बिना हवा वाले हैं, उनके बढ़ते ही आपकी जमीन का रंग बदल जाता है, आपकी जमीन की ताकत बढ़ जाती है। तो मेरा मतलब यह है कि जब तक आप हवा वाले जीवाणु के साथ बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणुओं का कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे अपनी एरोबिक सिस्टम में भी,
उसमें भी आप जो एक ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर कैप आ गई है, ऑर्गेनिक कार्बन आपका खड़ा हो गया है, बढ़ नहीं रहा है, और जिसकी वजह से आपकी फसल की उत्पादकता भी खड़ी हो गई है, उस पर भी कैप आ गया है, बैरियर आ गया है, वो भी नहीं बढ़ पा रही है। तो जब तक आप एरोबिक सिस्टम यानी कि हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु और बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु और इन दोनों का फैकल्टेटिव ग्रुप का कॉम्बिनेशन उचित वातावरण नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो पैदावार भी नहीं बढ़ेगी और आपकी जो जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन है या उसकी ताकत है वो भी नहीं बढ़ पाएगी। और इसलिए ये दोनों चीजें, इन दोनों चीजों का जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन है वो प्राकृतिक खेती में सबसे अच्छा होता है। प्राकृतिक खेती में हम ऐसा प्रबंध करते हैं, ऐसी प्रैक्टिस इंक्लूड करते हैं कि उसमें हवा वाले और बिना हवा वाले और इनके फैकल्टेटिव ग्रुप दोनों की मात्रा बढ़ जाती है, इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। तो प्राकृतिक खेती में इसलिए पाया गया है कि साल 2 साल में ही आपका जैविक कार्बन पुअर कैटेगरी से रिच कैटेगरी में आ जाता है, जबकि जो रासायनिक हमारा सिस्टम है, केमिकल जो फार्मिंग है या जैविक फार्मिंग है, उसमें 30 से 40 सालों में, डिकेड्स में भी जैविक कार्बन की जो एक लिमिट आ गई है वो नहीं टूट रही है। इसलिए प्राकृतिक खेती में अब क्या, किस तरह से हम इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं प्राकृतिक खेती में, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।